हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 18 विकास प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे विकास प्रशासन का पर्यावरण। विकास प्रशासन के संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा का अभ्युदय तीसरे विश्व अथवा विकासशील देशों में हुआ। पर्यावरण की अवधारणा का अभ्युदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में हुआ, इसलिए इस अवधारणा की चर्चा परंपरागत लोक प्रशासन साहित्य में नहीं मिलती। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात नव स्वतंत्र राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उन सिद्धांतों तथा नियमों का अभाव पाया जाता है जो कि विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। इस कारण हम विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में सार्वभौमिक सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का उल्लेख नहीं कर सकते। इसके विपरीत विकसित देशों के प्रशासन के संदर्भ में कुछ सामान्य सिद्धांतों जैसे रूल ऑफ लॉ, चेन ऑफ कमांड आदि का उल्लेख कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में कुछ ऐसे बाहरी तत्व या कारक पाए जाते हैं जो प्रशासन के साथ सतत अंतःक्रिया करते हैं और प्रशासन को प्रभावित करते हैं। प्रशासन को प्रभावित करने वाली इन बाहरी शक्तियों को प्रशासन की परिस्थिति की संज्ञा दी गई है। विकास प्रशासन में वीडनर का योगदान। वीडनर ने सर्वप्रथम संभव तरीके से प्रशासन करने के माध्यमों पर ज़्यादा जोर और लक्ष्यों के अध्ययन पर कम जोर देने के लिए आलोचना की है। अतः उन्होंने टिप्पणी की है कि लोक प्रशासन ने माध्यमों का महिमा मंडन किया है और लक्ष्यों को भूल गया है। उपलब्ध और अनुपलब्ध मूल्यों की प्राप्ति से अलग अच्छा प्रशासन और अच्छे मानव संबंध ही अपने आप में लक्ष्य बन गए हैं। पारंपरिक प्रशासनिक विचारधारा की इस रिक्तता को भरने के लिए उन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा में हमारा परिचय कराया। उन्होंने विकास प्रशासन को किसी न किसी तरीके से प्राधिकृत तौर पर निर्धारित करने वाली वह प्रक्रिया बताया है जो संगठन के प्रगतिशील राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती है। विकास प्रशासन में रिक्स का योगदान। FW रिक्स ने विकास प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विकास प्रशासन को उन संगठित प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जो उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करते हैं जो विकास के उद्देश्यों की सेवा में लगे लोगों ने सोचे होते हैं। उन्होंने विकास प्रशासन के दो पहलुओं को पहचान की, विकास का प्रशासन और प्रशासन का विकास, यानी कि प्रशासनिक विकास, तथा इन दोनों के मध्य अंडे व मुर्गी का संबंध बताया है। उन्होंने विकास की प्रशासन की पहचान विशाल स्तर के संगठनों, विशेषकर सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली पद्धतियों के लिए उनसे विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनी नीतियों और योजनाओं के लिए विकास कार्यक्रमों के प्रशासन के रूप में की, और प्रशासन के विकास की पहचान प्रशासनिक क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के रूप में की। वे टिप्पणी करते हैं, विकास प्रशासन का अर्थ न केवल एक सरकार द्वारा उसके भौतिक, मानवीय और सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के कार्यक्रमों को लागू करने के प्रयासों से है, बल्कि ऐसी प्रगति कार्य में शामिल होने की क्षमता को बढ़ाने से भी है। नौकरशाही एवं विकास प्रशासन। ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। विकास के लिए सरकारी तंत्र तथा अथवा नौकरशाही का सशक्त होना अनिवार्य है। यदि प्रशासनिक तंत्र यानी कि नौकरशाही कमजोर, असक्षम होगी तो विकास की गति मंद हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विकास और नौकरशाही एक दूसरे के पूरक हैं। विकासशील देशों में विकास के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं कौन सी आती है? फर्स्ट है विकास कार्यों में प्रशिक्षित सेवी वर्ग की कमी होना। सेकंड है विकास का राजनीतिकरण होना। थर्ड पॉइंट है सरकारी ढांचे का अधिक विस्तार से मूल उद्देश्यों से भटकाव। फोर्थ पॉइंट है
योजना बनाने में पर्याप्त कमी। 5th पॉइंट है योजनाओं का क्रियान्वयन पक्ष कमजोर होना। 6 पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों का उत्तरदायित्व स्पष्ट होना। 7 पॉइंट है प्रशासनिक ढांचे में स्थूलता आना। 8 पॉइंट है नौकरशाही का राजनीतिकरण। 9 पॉइंट है नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार। 10 पॉइंट है इसलिए विकास के लिए नौकरशाही के साथ साथ सरकारी तंत्र को भी सशक्त होना आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे लोक सेवा और नौकरशाही। नौकरशाही फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना है जिसका अर्थ मेज या डेस्क है। नौकरशाही का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन मैक्स वेबर ने किया था। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को लोक प्रशासन का सही, स्वस्थ और कुशल बनाने वाला प्रशासनिक संगठन कहा है। वेबर द्वारा आदर्श नौकरशाही रूप की अवधारणा आलोचकों के तीखे प्रहारों के बावजूद इसका अद्वितीय स्थान है। वेबर का आदर्श मॉडल यूरोप के देशों के लिए था, न कि अमेरिका और विकासशील देशों के लिए था। लोक सेवा की सामान्य भूमिका। लोक सेवा को चतुर्थ शाखा माना गया है। शाखा की 3 शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। सामान्य रूप से लोक सेवा तीनों शाखाओं से बनी है। लोक सेवा का प्रमुख कार्य सरकार के दैनिक कार्यों को संपन्न करना तथा कानूनों को लागू करना है। विधायिका में परिसीमन के संदर्भ में लोक सेवा का निर्णायक भूमिका है। लोक सेवा का प्रमुख कर्तव्य सरकार के निर्णयों को लागू करना है और प्रशासन को कानूनों के दायरे में रखकर चलना पड़ता है, न कि राजनीतिज्ञों की इच्छा अनुसार। लोक सेवा एवं अराजनैतिक निकाय जो निरंतर कार्यरत रहती है। सरकारें बदलती है परंतु लोक सेवा निरंतर बनी रहती है। लोक सेवा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। लोक सेवा विधि निर्माण की पहल नहीं करती परंतु कानून को बनाने में विशेषज्ञ सलाह और आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराती है, जिसके बिना कानून बनाना संभव नहीं है। यदि हम लोक सेवा के महत्व को विकास प्रयासों में स्वीकार नहीं करते तो ये हमारी भूल होगी। नौकरशाही की भूमिका के अनुसार इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उच्च स्तर फर्स्ट है। उच्च स्तर नौकरशाही द्वारा देश के विकास में निभाई जाने वाली भूमिका का अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है। 2nd पॉइंट है राजनीतिक नेतृत्व को विकास योजना के व्यावसायिक पक्ष का ज्ञान नहीं होता और न ही वे विशेषज्ञ होते हैं। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ प्रशासकों की विकास नीति बनाने में भूमिका बढ़ जाती है। 3rd पॉइंट है वित्तीय और प्रशासनिक विषयों से संबंधित विभिन्न नीति विकल्पों की सलाह देना वरिष्ठ प्रशासकों का उत्तरदायित्व है। 4th पॉइंट है नीतियों की प्रक्रिया का परिवीक्षण भी करते हैं। मध्य स्तर फर्स्ट पॉइंट है इस स्तर की नौकरशाही राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर कार्यों में समन्वय स्थापित करती है। 2nd पॉइंट है ये नीति निर्माता और नीति क्रियान्वयन इकाइयों के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य करती है। 3rd पॉइंट है विकास कार्यों को संपन्न करना मध्य स्तर पर नौकरशाही का क्षेत्रीय उत्तरदायित्व भी होता है। फलस्वरूप इसके पास निरीक्षण, पर्यवेक्षण और निर्देशन देने का दायित्व होता है। निम्न स्तर फर्स्ट पॉइंट है नौकरशाही संगठन में सबसे अधिक संख्या निम्न स्तर नौकरशाही की होती है। 2nd पॉइंट है यही लोग विकास कार्यों का संचालन करते हैं और जनता के संपर्क में आते हैं। 3rd पॉइंट है इसी स्तर के लोक सेवक जनता और संगठनों से कर और राजस्व की वसूली करते हैं। यही नौकरशाही कार्यक्रमों को बनाने के लिए आंकड़े एकत्र करके भेजती है। नौकरशाही की विकास भूमिका। निम्न शीर्षकों के अंतर्गत विकास में नौकरशाही की भूमिका का अध्ययन किया जा सकता है। नौकरशाही और राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास का आशय जनता की राजनीतिक स्थिति में सुधार करना है। नौकरशाही की राजनीतिक विकास में भूमिका निभाने की क्षमता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करती है। विकासशील देश सामाजिक आर्थिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन्हें वास्तव में नौकरशाही ही क्रियान्वित करती है। नौकरशाही की
पर्याय समृद्धता के बिना राजनीतिक विकास प्राप्त करना संभव नहीं है। शिक्षा, कृषि, यातायात, सूचना और संचार, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व के अन्य विषयों का आधुनिकीकरण नौकरशाही का राजनीतिक विकास में समृद्ध हुआ बिना संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार के राजनीतिक विकास के जाने के लिए आवश्यक तत्व है कुशल, प्रभावशील, निष्पक्ष, जो आर्थिक सामाजिक विकास में बदलाव ला सके। इसके लिए नौकरशाही और राजनीतिज्ञों में पवित्र घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता है। नौकरशाही और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास विकास का महत्वपूर्ण अंश है। सामान्य रूप से इसका अर्थ देश की जनसंख्या के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। आर्थिक विकास में गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी एवं आय की असमानता में कमी लाना और सामान्य जनता के आर्थिक स्तर में सुधार करना नौकरशाही नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। अतः वह आर्थिक नीति को ऐसी दशा प्रदान कर सकती है जिससे अधिक आर्थिक विकास संभव हो सके। नौकरशाही आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए गतिशील और बदलने योग्य व्यय रचना अपना सकती है। नौकरशाही और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है जो आर्थिक विकास के काफ़ी निकट है। वास्तव में सामाजिक आर्थिक विकास दोनों के साथ साथ होने चाहिए। सामाजिक विकास में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निवास, संस्कृति सुविधाएं, बालक को संरक्षण, स्त्रियों की स्थिति में सुधार इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नौकरशाही निर्णायक भूमिका निभा सकती है। लोक सेवकों का यह कर्तव्य है कि सरकार द्वारा सौंपे गए सामाजिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करें। सरकार द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों और नीतियों के संबंध में जनता को जानकारी प्रदान करना लोक सेवा का कर्तव्य है। नौकरशाही की नई भूमिका। नौकरशाही को अब जनता के साथ काम करने की आवश्यकता है। लोक सेवकों को विकास कार्यकर्ता के रूप में जनता के पास जाने की आवश्यकता है, न कि कार्यालय में बैठकर आदेश देने की। विकास नौकरशाही में निम्न परिवर्तन होने चाहिए। फर्स्ट, क्रियान्वयन में लचीलापन। सेकंड, समयानुसार बदलने की प्रवृत्ति। और थर्ड है खुली नीति निर्माण क्रिया को प्रोत्साहित करना। नौकरशाही में शिक्षाविद का तथा पत्रकार। नौकरशाही को शिक्षाविदों और पत्रकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। नौकरशाही यदि अच्छा काम करती है तो शिक्षाविद और पत्रकार उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे समाज में नौकरशाही की एक अच्छी छवि बनती है। शिक्षाविद और पत्रकार भी अपना कार्य अच्छे से करें तथा इसके लिए नौकरशाही को भी थोड़ा लचीला होना चाहिए। नौकरशाही में राजनीतिज्ञों की भूमिका। राज्य में नीति निर्माण का कार्य राजनीतिज्ञों का तथा नीति क्रियान्वयन का कार्य नौकरशाहों का होता है। अतः राजनीतिज्ञों व नौकरशाह देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर सरकार की कार्यकारिणी शाखा का संगठन करते हैं। राजनेता जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके हितों को ध्यान में रखकर विकास का मॉडल तैयार करते हैं, क्योंकि राजनेता का ग्रामीण पृष्ठभूमि में से जुड़ाव ज़्यादा होता है। भूमंडलीकरण तथा विकास प्रशासन। ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। आर्थिक विकास सहज ही सिद्धांत में प्रशासनिक विकास के साथ साथ चलता है, किंतु व्यवहार में यह आंशिक रूप से ही सत्य है। यद्यपि आर्थिक विकास प्रशासनिक विकास के साथ साथ ही होता है एवं लगभग हमेशा ही आर्थिक विकास और प्रशासनिक विकास के बीच समय अंतराल रहता है। अतः विकास की गति बढ़ाने के लिए वहाँ जोरदार प्रयास किया जा रहे हैं। इससे प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास से पहले प्रशासनिक विकास होना चाहिए अथवा दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, ताकि तीव्र आर्थिक विकास की युक्ति के रूप में आर्थिक एवं प्रशासनिक योजना का निर्माण की विधि अपनाई जा सकती है। किसी देश के आर्थिक आधार का उसके प्रशासनिक तंत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास के इस निम्न स्तर के कारण निम्न वेतन संरचना होती है, जो निम्नलिखित प्रकार से प्रशासन को प्रभावित करती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका
कम वेतन दिए जाने के कारण सरकारी एजेंसियों को निम्न कोटि के मानव संसाधन प्राप्त होंगे। सेकंड, चूंकि मानव संसाधनों की निम्न कोटि होती, फलतः विदेशी सलाहकारों पर अधिक निर्भरता होती है, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है। थर्ड पॉइंट है, निम्न स्तर की लक्ष्य प्राप्ति होती है क्योंकि जनता आमतौर पर अपना पेट पालने के लिए ही परेशान रहती है और इसलिए प्रशासन की कुशलता बढ़ाने की मांग नहीं कर पाती और इस तरह न्यूनतम उपलब्धियों से ही अधिकारियों का काम चल जाता है। फोर्थ पॉइंट है, निम्न वेतन के कारण उच्च स्तर का भ्रष्टाचार होगा अतः करारोपण के जरिए धन जुटाने की कुशलता भी निम्न होगी, जो फिर निम्न निवेश दर और अंततः निम्न विकास दर लाएगी। विकास प्रशासन में गैर राज्यकर्ताओं का आविर्भाव। गैर राज्यकर्ता विकास प्रशासन में जन सहभागिता को बढ़ाने की दिशा में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये संगठन प्रशासन एवं जनता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। प्रशासन के साथ मिलकर जन कल्याण हेतु बहुत सारी योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं तथा लोगों को इनके बारे में जानकारी देकर जन समर्थन के साथ इन कार्यक्रमों को प्रशासन की मदद से लागू करवाते हैं। इस प्रकार प्रशासन जन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक कार्यक्रम इन संगठनों के सहयोग से बना सकता है और उन्हें लागू कर सकता है। लोक निजी सहभागिता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक पक्ष यानी कि राज्य सरकार आदि और निजी पक्ष यानी निजी कंपनी, निजी उद्यम आदि मिलकर किसी कार्य योजना कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं और साझेदार की तरह मिलजुल कर उनका क्रियान्वयन करते हैं। ऐसी परियोजनाओं की पीपीपी अथवा P3 कहकर भी संबोधित किया जाता है। जैसे कि आप RML हॉस्पिटल में देख सकते हैं, उसमें सरकार तो है बट कुछ जो है कंपनियां वो क्या है, निजी कंपनी के हाथ में है, दोनों मिलके उस चीज को चलाते हैं। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक क्षेत्र में निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नई अवधारणा पर जोर दिया जाने लगा है। अब निजी प्रशासन के स्वरूप में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है कि इसे लोक प्रशासन के साथ भागीदारी का रूप देकर प्रशासन का व्यापक ढांचा खड़ा किया जा सकता है। अब निजी प्रशासन का निजी स्वरूप बदलता जा रहा है। जैसे लोक प्रशासन में इसकी दूरी कम होती जा रही है, निजी प्रशासन उतना निजी नहीं है जितना प्राय इसे समझा जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। निजी क्षेत्र के पास इस समय उपलब्धि धनराशि का विशाल भाग सार्वजनिक संस्थाओं से प्राप्त होता है, जिनसे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच सीमा रेखा छीन पड़ती जा रही है। निजीकरण ने भी भूमंडलीकरण और उदारीकरण की तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन परिदृश्य को व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय तथा पराराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों ने निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान का एक मार्ग बताया है। अब ये कहा जाने लगा है कि निजीकरण सार्वजनिकरण से पृथक कोई गैर मानवीय अवधारणा नहीं है। ये कतई आवश्यक नहीं है कि निजीकरण पूंजीवाद को ही जन्म देगा तथा यह भी आवश्यक नहीं है कि पूंजीवाद अपने पूर्व के रूढ़िवाद रूप में नकारात्मक रूप से प्रस्तुत होगा। वस्तुतः आधुनिक पूंजीवाद प्रतियोगिता उन्मुखी और शांतिपूर्ण औद्योगिकरण का समर्थक है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों द्वारा अपनाया गया है स्वनियंत्रण है, जिसके अंतर्गत वे ऐसे व्यापारिक मॉडल के अनुसार काम करती है जो कानून, नैतिक मानकों एवं अंतर्राष्ट्रीय रीति के अनुकूल हो, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हों पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता, कर्मचारी तथा अंशधारियों
पर सकारात्मक प्रभाव डाले। मानव विकास संकेतांक तथा सामाजिक अंकेक्षण, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर एंड सोशल ऑडिट। आर्थिक वृद्धि और विकास को मापने के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न तरीकों के प्रस्ताव रखे हैं। आर्थिक घटनाओं के कुछ प्रमुख सूचांक इस प्रकार है। मानव विकास सूचांक, वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक, उनके सहयोगी अमर्त्य सेन और अन्य लोगों द्वारा मानव विकास सूचांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का निर्माण किया, जिसका प्रकाशन मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1990 में से निरंतर प्रकाशित किया जा रहा है। मानव विकास सूचांक के आयाम, मानव विकास सूचांक के 3 आयाम हैं: जीवन प्रत्याशा सूचांक, शिक्षा प्राप्ति सूचांक तथा रहन सहन स्तर का औसत सूचांक। इस सूचांक के 3 आयामों को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जीवन प्रत्याशा सूचांक। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा मानव विकास सूचांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें जन्म के समय 3 प्रत्याशा सूचांक यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI को स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा प्राप्ति सूचांक, ज्ञान या शैक्षणिक प्राप्ति सूचांक एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स EAI के मापन हेतु वयस्क साक्षरता तथा संयुक्त नामांकन अनुपात यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकन का उपयोग किया जाता है। यह सूचांक स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष और स्कूलावधि के औसत वर्ष के माध्यम से निकाला जाता है। इस सूचांक के बालिग साक्षरता एडल्ट लिटरेसी रेट ALR को 2/3 भार तथा संयुक्त नामांकन अनुपात कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो CER को 1/3 भार दिया जाता है। थर्ड है रहन सहन स्तर सूचांक। इसे मापने हेतु प्रति व्यक्ति पर कैपिटल सकल देशीय उत्पाद को आधार बनाया गया है, जिसमें जीवन स्तर प्रभावित होता है। रहन सहन स्तर सूचांक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स SLI का आंकलन आय के स्तर एवं क्रय शक्ति क्षमता परचेसिंग पावर प्रायोरिटी PPP के आधार पर किया जाता है। यह सूचांक क्रय शक्ति क्षमता आधारित सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम से प्राप्त होता है, इसलिए इसे सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सूचांक भी कहते हैं। इन तीनों सूचांकों को विभिन्न पैमानों पर मापते हुए 0 से 1 के पैमाने पर मानव विकास सूचांक का निर्माण किया जाता है। इसका अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होता है, जिसे देश का मान 1 से जितना ज़्यादा समीप होगा उसे उतना ऊंचा मानव विकास का देश माना जाता है। मानव सूचांक, जिसमें 1/3 जीवन प्रत्याशा सूचांक, शिक्षा सूचांक और रहन सहन सूचांक है। मानव विकास सूचांक का मूल्य के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट पॉइंट है अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश कहाँ से होंगे? 0.800 और अधिक। सेकंड पॉइंट है उच्च मानव विकास वाले देश 0.701 से 0.800। थर्ड पॉइंट है मध्यम मानव विकास वाले देश 0.550 से 0.701 तक। और फोर्थ पॉइंट है निम्न मानव विकास वाले देश 0.352 से 0.550 तक। मानव विकास सूचांक के प्रकार। फर्स्ट है असमानता समायोजित मानव विकास सूचांक। असमानता समायोजित मानव विकास सूचांक इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI किसी देश के मानव विकास सूचांक के 3 घटकों पर औसत प्रदर्शन से अलग जाते हुए उसी देश के नागरिकों में उन तीनों घटकों की विभाजन में व्याप्त असमानता को दर्शाता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं।
सेकंड पॉइंट है लिंग आधारित असमानता सूचांक। लिंग आधारित असमानता सूचांक यानी जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स यानी GII ज्ञात करने के लिए उन्हीं 3 सूचांकों का प्रयोग किया जाता है जिनका HDI में प्रयोग किया गया है। इस सूचांक से पुरुष तथा महिला का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यह शून्य जब महिलाओं और पुरुषों में न्यून असमानता हो और एक यानी कि जब पुरुष और महिलाओं में एक दूसरे की तुलना में सभी आयामों में खराब प्रदर्शन हो के बीच बदलता रहता है। लिंग आधारित विकास सूचांक 1/3 यानी कि जीवन प्रत्याशा सूचांक, शिक्षा सूचांक और सकल घरेलू उत्पाद सूचांक। नेक्स्ट पॉइंट है बहुआयामी निर्धनता सूचांक। बहुआयामी निर्धनता सूचांक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स MPI का विकास वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एवं ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास की पहल पर हुआ। बहुआयामी निर्धनता सूचांक निर्धनता मापन के लिए कई मानकों का प्रयोग करता है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, कुपोषणता, शिशु मृत्यु दर, बिजली की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग आधारित विकास सूचांक। मानव विकास रिपोर्ट 2014 में इसका उल्लेख किया गया है। लिंग सशक्तिकरण पर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI में महिलाओं के अधिकार के स्थान पर उन्हें उपलब्ध अवसरों का महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत निर्णय क्षमता एवं राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय लेने संबंधित एवं आर्थिक संसाधनों पर अधिकार, जिसे स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा अर्जित आय के माध्यम से मापा जाता है। मानव विकास सूचांक 2018 वर्ष 2018 को जारी की गई मानव विकास सूचांक में 0.640 मूल्य के साथ भारत 130वें स्थान पर है। कुल 189 देशों की सूची में क्रमशः नॉर्वे प्रथम, स्विट्जरलैंड द्वितीय, ऑस्ट्रेलिया तृतीय, आयरलैंड चतुर्थ और जर्मनी 5वें स्थान पर है। सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट। सामाजिक अंकेक्षण अथवा लोक अंकेक्षण किसी विशेष परियोजना अथवा कार्यों से संबंधित सभी लेखों की जांच करने के लिए साथ साथ कार्य की गुणवत्ता, विशेष उपलब्धियां, कार्यों, लाभान्वितों और कार्यस्थल आदि का आंकेक्षण है। वित्तीय आंकेक्षण में धन ही सही उपयोग के साथ यह भी देखा जाता है कि उस धन के खर्च का क्या प्रभाव हुआ। सामाजिक अंकेक्षण कार्य की सही तस्वीर को प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक को सबको साथ लेकर चलने की सफल सामूहिक प्रक्रिया है। इसमें न केवल विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ती है, बल्कि भ्रष्टाचार को कम करने में बहुत ही अहम भूमिका सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से निभाई जा सकती है। सामाजिक अंकेक्षण लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक अच्छा औजार है, जो गरीबी और भ्रष्टाचार तथा भुखमरी को दूर करने में सहायक बन सकता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।